आज हम वीकेजी मेटलर्जी में आयरन कार्बन सिस्टम का सेकंड लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम लोग आयरन कार्बन फेज डायग्राम को स्टडी करेंगे या आयरन सीमेंटाइट डायग्राम बोलते हैं, इसको स्टडी करेंगे। तो आयरन सीमेंटाइट डायग्राम या आयरन कार्बन डायग्राम जो है, ये जो डायग्राम है इसमें अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग कंपोजिशन पे हमको कौन कौन से फेज मिलते हैं आयरन कार्बन सिस्टम में, उसको देखा जाता है इस डायग्राम से। तो ये जो डायग्राम जो रहता है इसमें 2% तक जो रहता है वो कार्बन अगर रहेगा तो वो स्टील रहता है, 2% से ज्यादा होने पर कास्ट आयरन बन जाता है यहाँ पे। तो हम लोग जो है यहाँ पे स्टील का सेगमेंट अलग स्टडी करते हैं और कास्ट आयरन का सेगमेंट जो रहता है वो अलग देखते हैं। और यहाँ पे अलग अलग कंपोजिशन पे कूलिंग करने पर हमको कौन कौन से फेसेस मिलते हैं उसको स्टडी किया जाता है इस डायग्राम में, आयरन कार्बन डायग्राम में। इस डायग्राम में जो है 3 ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसको हम लोग इनवेरिएंट रिएक्शन बोलते हैं। इनवेरिएंट रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रहता है 0 होता है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें वहां पे हम लोग किसी भी वेरिएबल्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जबकि वो फेस जो रहेंगे वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अगर वेरिएबल को चेंज कर देंगे तो जो फेस है वहां पे इक्विलिब्रियम में मौजूद नहीं रहेंगे, तो इसको हम लोग जो बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 रहता है। ऐसी रिएक्शन को हम लोग इनवेरिएंट रिएक्शन बोलते हैं। तो ऐसी 3 रिएक्शन होती है आयरन कार्बन डायग्राम में। पहली जो रहती है पेरिटेक्टिक रिएक्शन होती है, जो 1498 डिग्री सेल्सियस पे होती है और 0.18 कार्बन के परसेंटेज पे होती है। तो इस रिएक्शन में यहाँ पे एक सॉलिड एक लिक्विड, और वो जो सॉलिड और लिक्विड जो रहता है उसके मिलने से जो है एक नया सॉलिड बनता है ये रिएक्शन में, जिसको हम लोग पेरिटेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे डेल्टा फेराइट और लिक्विड मिलकर ऑस्टेनाइट बनाता है। दूसरी जो रिएक्शन होती है 723 डिग्री सेल्सियस पे 0.8% कार्बन के कंपोजिशन पे मिलती है, जिसमें यहाँ पे एक सॉलिड जो रहता है दो सॉलिड में टूटता है, एक सॉलिड 2 सॉलिड में टूटता है, यानी ऑस्टेनाइट, फेराइट और सीमेंटाइट में टूटता है। तो ये जो सेकंड रिएक्शन होती है। थर्ड रिएक्शन जो होती है, जो इनवेरिएंट रिएक्शन होती है, जिसको हम लोग यूटेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं। यूटेक्टिक रिएक्शन जो रहती है 1130 डिग्री सेल्सियस पे होती है, जिसमें एक लिक्विड 2 सॉलिड में टूटता है, तो इसको हम लोग यूटेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इस प्रकार से 3 इनवेरिएंट रिएक्शन जो रहते हैं वो आयरन कार्बन डायग्राम में मौजूद रहते हैं। अब हम आगे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम एक ऐसे एलाय को कूलिंग करें जिसमें कार्बन का परसेंटेज 0.8 है, तो अगर हम लोग उसमें कूलिंग करेंगे हम लोग, तो जब सबसे पहले जो टेम्परेचर जो है यहाँ पे 1539 डिग्री से ऊपर है, या फिर ये जो लाइन जो दिख रही है, जिस लाइन के ऊपर जो है पूरा सिस्टम जो रहेगा लिक्विड स्टेट में रहेगा, जिसको हम लोग लिक्विडस लाइन बोलते हैं। इसके ऊपर से अगर हम लोग अब ठंडा करना शुरू करेंगे, कूल करना शुरू करेंगे, तो जैसे यहाँ से हम लोग यहाँ पे ए पॉइंट से नीचे आएंगे, बी पॉइंट पर आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे इस बी पॉइंट पर आने से यहाँ पे ऑस्टेनाइट जो रहेगा, पहला जो फेस है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो लिक्विड में से ऑस्टेनाइट जो पहला फेस जो रहेगा वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा, ऑस्टेनाइट का क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगा। अब बी से हम लोग जब सी पे आएंगे, नीचे आएंगे, तो धीरे धीरे करके यहाँ पे ऑस्टेनाइट बनते रहेगा। ऑस्टेनाइट को धीरे धीरे करके उसका ग्रेन जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे लिक्विड रहेगा। तो इस रीजन में ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड मौजूद रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग सी पॉइंट पे आते हैं तो जो बचा हुआ जो लिक्विड रहता है वो भी पूरी तरह से जो है ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से सी पॉइंट के नीचे हमको एक सिंगल फेस मिलता है ऑस्टेनाइट, जो एफसीसी आयरन में कार्बन का सॉलिड सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से हमको ऑस्टेनाइट मिलता है। फिर हम लोग अब नीचे आते रहते हैं। तो जैसे हम लोग डी पॉइंट पर आएंगे, डी पॉइंट मतलब यहाँ पे यूटेक्टाइट पॉइंट है, इस पॉइंट पर जैसे ही आते हैं तो ऑस्टेनाइट जो रहता है वो 2 सॉलिड में स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो यूटेक्टाइट रिएक्शन होती है। तो ऑस्टेनाइट जो रहता है 2 सॉलिड में टूट जाता है। वो 2 सॉलिड जो होते हैं वो फेराइट होता है और सीमेंटाइट होता है। फेराइट और सीमेंटाइट, फेराइट मतलब सॉलिड सॉल्यूशन जो है वो बीसीसी आयरन में कार्बन का सॉलिड सॉल्यूशन जो रहता है वो फेराइट होता है, और सीमेंटाइट मतलब Fe3C। तो ये जो दोनों जो रहते हैं इनको हम लोग जो बोलते हैं यूटेक्टाइट मिक्सचर बोलते हैं। ये दोनों जो रहेंगे एक साथ मौजूद रहेंगे इन लोग। इनका लेमिनर जो स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो फिर इसके आगे आते हैं हम लोग, नीचे आते जाते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे हम लोग को 100% जो रहेगा वो फेराइट प्लस सीमेंटाइट का स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम लोग परलाइट भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से 0.8% कार्बन होने पर हमको यहाँ पे यूटेक्टाइट रिएक्शन के बाद परलाइट मिलता है, 100% परलाइट मिलता है, और रूम टेम्परेचर पे भी आके जो है हम लोग को परलाइट मिलेगा। तो ये पहला हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन देखे हम लोग। अब जो दूसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर हम ऐसे ले लेते हैं कि कार्बन का जो परसेंटेज 0.1 से लेके 0.18 के बीच में है, हम लोग ऐसे सिस्टम को अगर ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो सबसे पहले इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर सिस्टम पूरी तरह से लिक्विड है। लेकिन जैसे हम लोग बी पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ पे जो है डेल्टा फेराइट जो है सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा और बाकी लिक्विड रहेगा। और नीचे आएंगे
तो हमको यहाँ पे डेल्टा फेराइट प्लस लिक्विड मिलते रहेगा। फिर यहाँ पे नीचे जैसे ही हम लोग इस पॉइंट पर आएंगे, बी के बाद सी पॉइंट पर हम लोग आएंगे, तो सी पॉइंट पर आने पर हमको डेल्टा फेराइट मिल रहा है और लिक्विड मिल रहा है। इसके नीचे आने पर, सी पॉइंट के नीचे आने पर यहाँ पे डेल्टा फेराइट और लिक्विड मिलते हैं और वो मिलके ऑस्टेनाइट बना लेते हैं। तो इस प्रकार से इस रीजन में हम लोग को जो है डेल्टा फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट ये दोनों मिलता है, दोनों फेस मिलते हैं। लेकिन जैसे हम लोग ये डी पॉइंट पर आते हैं तो डी पॉइंट पर बचा हुआ जो डेल्टा रहता है वो भी जो है एफसीसी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से हमको जो पूरा जो डी पॉइंट के नीचे ई पॉइंट तक हमको एक सिंगल फेस मिलता है, यानी ऑस्टेनाइट का फेस मिलता है। लेकिन जैसे ई पॉइंट पर आते हैं फिर से एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और जो है ऑस्टेनाइट से अल्फा फेराइट बनना शुरू हो जाता है। तो इसके नीचे हम लोग को अल्फा फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट मिलता है। जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाते हैं तो अल्फा फेराइट बनते जाता है और यहाँ पे जो है बचे हुए जो यहाँ पे जो ऑस्टेनाइट में जो कार्बन का परसेंटेज जो रहता है वो चेंज होते जाता है और जब यहाँ पहुंचते हैं हम लोग, इस लाइन पर पहुंचते हैं, इस लाइन को जिसको हम लोग AC1 बोलते हैं, इस लाइन पर जैसे ही पहुंचते हैं हम लोग तो ऑस्टेनाइट जो रहता है उसका कंपोजिशन 0.8 हो जाता है। तो वहाँ पे 0.8% कार्बन हो जाने के कारण उसमें ऑस्टेनाइट में यूटेक्टाइड रिएक्शन होता है, फिर से वो फेराइट और सीमेंटाइट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी परलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए जो AC1 के नीचे, इस लाइन के नीचे हमको फेराइट प्लस परलाइट मिलता है, फेराइट प्लस परलाइट मिलता है। रूम टेम्परेचर पे हम लोग को फेराइट और परलाइट प्राप्त होगा, यहाँ पे फेस प्राप्त होगा। यहाँ पे एक चीज बताना जरूरी है, ये जो लाइन होती है 910 से लेके 0.8% कार्बन तक, ये जो नीचे लाइन आ रही है इस लाइन को हम लोग जो बोलते हैं AC3 लाइन बोलते हैं। ये पहली जो नीचे वाली जो लाइन है इसको हम लोग AC1 लाइन बोलते हैं। ये क्रिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाइन होती है और यहाँ से ये जो लाइन आ रही है 2% से लेके 0.8 के बीच में, इसको ACM लाइन बोलते हैं हम लोग। तो ये तीन जो है क्रिटिकल लाइन मौजूद रहती है आयरन कार्बन डायग्राम में। अब आगे हम लोग तीसरे में हम लोग अगर कार्बन का कंपोजिशन 0.8 से लेके 2% के बीच में लेते हैं, उस वाला को अगर हम लोग ठंडा करेंगे, कूल करेंगे तो क्या होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ऊपर लिक्विडस लाइन से, लिक्विड स्टेट से नीचे आते जाएंगे और जैसे लिक्विडस लाइन को टच करेंगे तो यहाँ पे फिर से जो ऑस्टेनाइट बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑस्टेनाइट बनना शुरू हो जाएगा और साथ में नीचे आते जाएंगे तो हमको ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड मिलेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, इस पॉइंट पर आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे बचा हुआ जो लिक्विड जो रहेगा वो भी ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को 100% ऑस्टेनाइट मिलेगा, सिंगल फेस अगेन मिल गया। फिर लेकिन जब हम लोग यहाँ पे इस ACM लाइन को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे ऑस्टेनाइट से सीमेंटाइट बाहर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑस्टेनाइट में जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर नीचे आते हैं यहाँ पे कार्बन का कंपोजिशन कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए सीमेंटाइट बाहर आना शुरू हो जाता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे, AC1 लाइन पे आएंगे, तो बचा हुआ जो ऑस्टेनाइट रहेगा उसका कंपोजिशन अगेन यूटेक्टाइड कंपोजिशन के बराबर हो जाता है और वो परलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग को रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे परलाइट मिलता है और सीमेंटाइट मिलता है। ये जो सीमेंटाइट जो हमको मिला है ये यूटेक्टाइड रिएक्शन के पहले मिला है, इसको हम लोग प्रो यूटेक्टाइड सीमेंटाइट बोलते हैं, प्रो यूटेक्टाइड सीमेंटाइट। इस प्रकार से इस कंपोजिशन के अलावा अगर हम लोग ठंडा करेंगे 0.8 से लेके 2% के बीच का, तो रूम टेम्परेचर पे हम लोग को परलाइट और सीमेंटाइट मिलेगा। आइए अब हम आगे लेते हैं। अगर कार्बन का कंपोजिशन 2% से लेके 4.3% के बीच है, ये जो 2% से आगे का जो रीजन रहता है पूरा कास्ट आयरन कहलाता है। इस रीजन में अगर हम लोग एलाय को ठंडा करेंगे तो सबसे पहले जो है यहाँ पे लिक्विड स्टेट रहता है, ठंडा करते जाते तो यहाँ पे लिक्विडस लाइन आती है। जैसे ही लिक्विडस लाइन आएगी तो यहाँ पे ऑस्टेनाइट जो रहेगा वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा, ऑस्टेनाइट बनना शुरू हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड मिलता है। जैसे ही नीचे आते जाते हैं तो यहाँ पे ऑस्टेनाइट जो है हमको सॉलिडिफाई होकर मिलते रहेगा और साथ में जो लिक्विड जो रहेगा उसका कंपोजिशन यूटेक्टिक कंपोजिशन के बराबर हो जाता है, मतलब उसमें कार्बन का जो परसेंटेज है 4.3% हो जाता है। तो यहाँ पे एक इनवेरिएंट रिएक्शन होती है, मतलब यूटेक्टिक रिएक्शन होती है और जो बचा हुआ जो लिक्विड रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट में, ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट में, जिसको हम लोग लेडेब्यूराइट बोलते हैं, लेडेब्यूराइट। तो इस प्रकार से हम लोग को इस पॉइंट पर यहाँ पे ऑस्टेनाइट प्लस लेडेब्यूराइट मिलेगा। लेडेब्यूराइट जो रहता है वो मिक्सचर होता है ऑस्टेनाइट सीमेंटाइट का। फिर हम लोग जैसे जैसे नीचे आते हैं तो इस ऑस्टेनाइट से धीरे से कार्बन बाहर आना शुरू हो जाता है सीमेंटाइट के रूप में। तो हमको ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट प्लस लेडेब्राइट ये मिलना शुरू होता है। तो और नीचे आते जाएंगे जैसी 723 की लाइन आती है तो यहाँ पे फिर से जो है ऑस्टेनाइट कन्वर्ट हो जाता है परलाइट में। तो इस प्रकार से हमको अब यहाँ पे मिलेगा परलाइट प्लस सीमेंटाइट प्लस लेडेब्राइट। लेडेब्राइट को लेकिन यहाँ पे हम लोग लेडेब्राइट नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म लेडेब्राइट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो लेडेब्राइट यहाँ पे बना था, ये जो लेडेब्राइट था वो ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट का मिक्सचर था। लेडेब्राइट के अंदर का ऑस्टेनाइट भी अब परलाइट में कन्वर्ट हो गया है, मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया है लेडेब्राइट भी। इसलिए हमको यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे परलाइट प्लस सीमेंटाइट प्लस ट्रांसफॉर्म लेडेब्राइट मिलता है। तो ये तीनों फेस हमको मिलेंगे यहाँ पे, परलाइट, सीमेंटाइट और ट्रांसफॉर्म लेडेब्राइट, ये हमको प्राप्त होता है इस टेम्परेचर पे। अब हम 4.3% कार्बन
सिस्टम को एलाय सिस्टम को ठंडा करेंगे, तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर ठंडा करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, और टेम्परेचर जब 1130 आता है तो यहाँ पे जो रहता है पूरा लिक्विड जो रहेगा वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग लेडेबुराइट बोलते हैं या यूटेक्टिक बोलते हैं। ये जो रहता है लिक्विड कन्वर्ट होता है ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट में। तो यहाँ पे हम लोग को इसके आगे नीचे आने पर हमको पूरा जो रहेगा ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट ही मिलेगा, मतलब लेडेबुराइट मिलेगा। लेकिन जैसे ही 723 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है, ऑस्टेनाइट कन्वर्ट हो जाता है परलाइट में। इस प्रकार से हमको जो है 100% जो है ट्रांसफॉर्म्ड लेडेबुराइट मिलेगा, 100% ट्रांसफॉर्म लेडेबुराइट 4.3% कार्बन पे। अब आगे हम देखते हैं कि जब हम लोग एलाय सिस्टम जिसमें कार्बन 4.3% से ज्यादा है और 6.67% से कम है, उस बीच में अगर कूल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिक्विड स्टेट रहता है। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर नीचे करते हैं और जब हम लोग इस लाइन को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले सीमेंटाइट प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस रीजन में हमको लिक्विड प्लस सीमेंटाइट मिलता है। अब और अगर नीचे आएंगे 1130 पे आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे बचा हुआ जो लिक्विड रहता है वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है लेडेबुराइट में। लेडेबुराइट मतलब ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट में। तो लेडेबुराइट प्लस सीमेंटाइट मिला। ये जो सीमेंटाइट है वो यूटेक्टिक रिएक्शन के पहले मिला है, इसलिए हम लोग इसको प्रो यूटेक्टिक सीमेंटाइट भी बोलते हैं। और नीचे आएंगे हम लोग, जैसे 723 होगा तो यहाँ पे जो लेडेबुराइट रहेगा उसके अंदर का जो ऑस्टेनाइट है वो परलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से हमको ट्रांसफॉर्म लेडेबुराइट प्लस सीमेंटाइट प्राप्त होता है। तो रूम टेम्परेचर पे हमको जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसमें ट्रांसफॉर्म लेडेबुराइट रहेगा और सीमेंटाइट रहेगा। अब अगर कार्बन का जो परसेंटेज है आयरन में 6.67% हो जाएगा तो हम लोग को 100% जो है सीमेंटाइट का स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। अब हम 0.1% से कम कार्बन परसेंटेज वाला एलाय सिस्टम का कूलिंग देखेंगे, जिसके लिए हम लोग जो है थोड़े बड़े डायग्राम का यूज कर लेते हैं। तो अब आगे हम देखें, अगर 0.1% से कम का अगर कार्बन है तो उस केस में कूलिंग में क्या मिलेगा हमको। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हमको लिक्विड स्टेट में मिलता है। जैसे ठंडा करते हैं इस पॉइंट पर आते हैं तो वहाँ पे जो लिक्विड से जो है डेल्टा फेराइड सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को इस रीजन से इस रीजन के बीच में डेल्टा फेराइड प्लस लिक्विड मिलता है। अब इस लाइन के नीचे आएंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे बचा हुआ लिक्विड भी डेल्टा फेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हम लोग को यहाँ पे इस जगह पे पूरी तरह से डेल्टा फेराइड मिलता है। अब नीचे और आएंगे तो जो डेल्टा फेराइड जो बीसीसी रहता है वो उसमें से कुछ पार्ट अब एफसीसी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, यानी ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से नीचे आने पर हमको डेल्टा फेराइड प्लस ऑस्टेनाइट मिलता है। जहाँ पे और नीचे आएंगे हम लोग तो यहाँ पे पूरे तरह बचा हुआ जो डेल्टा फेराइड है ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इस रीजन में हम लोग को सिंगल फेज ऑस्टेनाइट मिलेगा। फिर नीचे आएंगे, जैसे ही हम लोग AC3 लाइन पे आएंगे तो फिर से जो है ऑस्टेनाइट से अल्फा फेराइड बनना शुरू हो जाएगा और अल्फा फेराइड सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो इस रीजन में हमको अल्फा फेराइड प्लस ऑस्टेनाइट मिलेगा। फिर नीचे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से अब हम लोग को जो है अल्फा फेराइड मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग को 100% अल्फा फेराइड मिलता है। लेकिन यहाँ पे अब एक सॉल्वस लाइन मिलती है, मतलब डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी वाली लाइन मिलती है, जिसमें से कार्बन बाहर आना शुरू हो जाता है फेराइड से। कार्बन जो बाहर आता है वो जो कार्बन जो रहेगा उसको हम लोग जो है सीमेंटाइट भी बोल सकते हैं, या वो जो कार्बन जो रहता है बहुत फाइन होता है उसको हम लोग एप्सिलॉन कार्बाइड भी बोलते हैं। इस तरह से हम लोग को नीचे यहाँ पे अल्फा फेराइड प्लस एप्सिलॉन कार्बाइड ये रूम टेम्परेचर पे प्राप्त होता है। इस तरह आज हमने क्विक रिवीजन के लिए आयरन कार्बन डायग्राम को पढ़ा है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।